नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 102 समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके यूनिट 2 भारतीय शिक्षा एक मानक दृष्टि इंडियन एजुकेशनल ए नॉर्मेटिव विजन। तो आपके इस चैप्टर को दो पार्टों में हम लोग देखेंगे। ये आपका पहला पार्ट है। तो आप लोगों का इस पार्ट के अंतर्गत 101 क्वेश्चंस को रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करें। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट को दो पार्टों में हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। पहले ये समवर्ती सूची में नहीं था, इसे बाद में जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिनके बारे में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो हैं वो कानून बना सकती हैं, दोनों सरकारें जो है वो नियम बना सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवैधानिक मूल्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात बंधुत्व की भावना, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता, ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं और ये इनका सभी का उल्लेख जो है आपके प्रस्तावना में ही मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसको जो है कि उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 में ये बात का उल्लेख किया गया था कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें ये चीज़ें लिखी गई थी कि जो है भारत संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो है शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। बाद में जो है कि इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जो है कि इसे वर्णित कर दिया गया अनुच्छेद 21A में। ठीक, तब अनुच्छेद 21A में ही जो है कि अब आपको 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और अभी जो है कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को जो है कि इसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकाले का विवरण पत्र आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1835 में जो है मैकाले का विवरण पत्र आया था शिक्षा संबंधी। मैकाले जब भारत आया तो उसको शिक्षा पर जो है कि विस्तृत व्याख्या करने के लिए, जो उस समय के महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर जो है कि रिसर्च करने के लिए, उस पर जो है कि अपनी बातों को, अपने पक्षों को प्रकट करने के लिए, विचार करने के लिए उसको एक गठित कमेटी का गठन किया गया था मैकाले द्वारा। तो उसमें जो है कि उसका जो विवरण पत्र है वो 1835 में आया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आदर्श समाज है उसका जो प्रमुख विशेषता होती है वह होती है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 भागों में, 7 पार्ट्स में भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो परिवार है, फैमिली, इसे समाज की जो है वो सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समानता, ये सभी जो है शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, डीपीएसपी का। तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद रखे गए हैं भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है ये राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था 2009 में, तो जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा और उनके मौलिक अधिकारों को जो है कि इसमें वर्णित किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A को जो है पहले ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है कि जोड़ा गया है, और इसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है कि वो राज्य जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो है वो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाज में स्त्रीकरण किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, जाति और वर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगी गतिशीलता का, जो उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति है ये प्रतियोगी गतिशीलता का जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी 1986, इसकी सिफारिशों के आधार पर ही जो है डाइट की स्थापना की गई है। ठीक। बाद में इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को बाद में 1992 में जो है कि इसको संशोधित भी किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम पित्रोदा जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ संस्कृति आदि की भावना और ... तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र के प्रति प्रेम। जो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है वो संस्कृति आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम को बतलाती है, जो राष्ट्रीय एकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा के व्यावसायीकरण का लक्ष्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदार शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना। अर्थात जो शिक्षा का व्यावसायीकरण है इसका जो लक्ष्य है वह है कि शिक्षा को जो है वो रोजगार के लिए जो है उन्मुख करना या रोजगार उन्मुख बनाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NEP 1986 का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ही सिफारिश के माध्यम से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये परियोजना आई थी, और डाइट की स्थापना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जो कोठारी आयोग है उसका जो रिपोर्ट का शीर्षक था वो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें। जो शिक्षा के में अवसरों की समानता का अभिप्राय है उसका अर्थ है अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार जो है वो छात्र जो है सुविधा प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई शिक्षा नीति 1986 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, DPEP योजना लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है DPEP योजना को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात नेतृत्व के गुणों का विकास करना, नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना, ये सभी लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के कार्य हैं। ठीक, नेतृत्व के गुणों का विकास, नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जाति मानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 341 में जो है अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में, 1953 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकतब। जो मकतब थे ये मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात संवैधानिक प्रावधान और मौलिक अधिकार ये दोनों ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। क्योंकि मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में जो है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, उसको भी लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसके माध्यम से ही जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डायट की स्थापना की गई थी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, इसका प्रारंभ देख लीजिए, जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका प्रारंभ 2001 से हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज या विद्यालय जो है वो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, ये सभी वंचित वर्गों में या व्यक्ति सभी वंचित वर्गों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक वंचन या अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक काल में जो है वो सामाजिक वंचन या अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था। क्वेश्चन नंबर 36, उपनयन संस्कार संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, वैदिक काल, और पूछा भी गया है 2020 में। उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला जो है वो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 38 है, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसकी जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मठ जो है वो बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुरुषार्थ हैं उनकी संख्या 4 है। किसमें? हिंदू धर्म में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शंकराचार्य हैं उन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक स्तर पर। जो मूल्य शिक्षा है उसकी आवश्यकता प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक और विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर सभी स्थानों पर होती है, जो नैतिक शिक्षा होती है, मूल्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 44, स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार हैं। जो स्पेंसर महोदय है इनके अनुसार मूल्यों की संख्या कितनी है? 6 है।
क्वेश्चन नंबर 45, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो वेद हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक साहित्य संरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में। जो बौद्ध साहित्य हैं वो त्रिपिटक में संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बौद्ध शिक्षा है इसमें जो है भाषा का माध्यम पाली था, जबकि वैदिक काल में जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृत था। क्वेश्चन नंबर 48, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्टोलॉजी महोदय ने स्कूल को प्यार का घर कहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, खुली आलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात यूजीसी ने खुली आलमारी पद्धति व्यवस्था का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में सबसे पहले सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संसद द्वारा कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य बालक को जब तक कि वह 6 वर्ष के ना हो जाए उनकी बाल्यावस्था की और शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45। पहले दोस्तों जो है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में ही था। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया तो यह प्रावधान आकर यहाँ रख दिया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अभी वह कितने में है? अनुच्छेद 21 में। अब जब अनुच्छेद 45 खाली हो गया तो इसके स्थान पर यह चीज़ लिख दी गई है कि 6 वर्ष तक जब तक कोई बालक ना हो जाए तो उसकी बाल्यावस्था की और शिक्षा की व्यवस्था जो है वो सरकार करने की कोशिश करेगी। इसको नीति निर्देशक तत्व में ही अभी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक का व्यावसायिक विकास करना ये जो है शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबंध करने का विचार किसका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी नायक महोदय जी का ही विचार था कि जो है राष्ट्रीय विकास के संबंध में इसका सार्वजनिकरण की संकल्पना को इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अर्थात रटने पर बल, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, व्यवसाय शून्य शिक्षा। तो ये सभी जो है शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधा के रूप में प्रकट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का सार्वजनिकरण की सिफारिश जो है आचार्य राममूर्ति समिति ने की थी कि शिक्षा को सार्वजनिकरण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 58, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा गारंटी योजना का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय न जाने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए शिक्षा गारंटी योजना का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये जो मिड डे मील योजना है इसका प्रारंभ जो है 1995 में किया गया था। जो मध्याह्न भोजन है मिड डे मील योजना इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट कार्यक्रम का शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। जो लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट है इसका प्रारंभ जो है राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। जो जनशाला कार्यक्रम है इसका जो उद्देश्य है वह है
प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, जबकि ये नियम आया कब था? 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में आया था और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा सहयोग योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 दिसंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 65 है, यह एक्ट संविधान की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जात, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, जो है ये आपका आर्टिकल 15 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल जो 25 है वो आपका वो आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहाँ 15 कर लीजिएगा, ठीक। अनुच्छेद 15 जो है वह कहता है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 66, यह संविधान की किस धारा में लिखा है कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाती है? इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 17 में यह जो है कि बात कही गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, आश्रम शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो श्रम शब्द है इससे मिलकर जो है वो आश्रम शब्द का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, किस महर्षि ने कहा है कि आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्म की ओर ले जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वेद व्यास द्वारा जो है ये बात कही गई है कि आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्म की ओर ले जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 4 आश्रम है उसको भी देख लीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम सूत्र में किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल्य बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ आश्रम को जो है वो सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है और गौतम सूत्र में जो है कि इस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल बताया गया है, किसको? गृहस्थ आश्रम को। क्वेश्चन नंबर 71, आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक आतुरता तथा कामना का सर्वस्व परित्याग कर दिया है, यह प्रतिज्ञा किस आश्रम में लेनी पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब संन्यास ग्रहण करता है कोई व्यक्ति तो उसे जो है कि ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक और लोक विषयक आतुरता तथा कामना का सर्वस्व त्याग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों में किस प्रकार की भावना पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम की भावना। जो समुदाय में रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें हम की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, सांस्कृतिक रूप से वह परिभाषित समूह जो समस्त जनसंख्या के भीतर एक खास स्थान पर या स्तर प्राप्त होता है उसे कौन सा वर्ग कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। यह सामाजिक वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74, कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन भाषा से। जो कम्युनिटी शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम अहम का विकास ये जो है विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, यह कथन किसका है? बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामेनियस का यह कथन है कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामूहिक प्रतिनिधित्व करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम का सिद्धांत यह इस पर आधारित है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व करना। सामूहिक प्रतिनिधित्व किस पर आधारित है? दुर्खिम के सिद्धांत पर।
78 ईगो तथा सुपर ईगो की सामाजिकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रायड महोदय ने ईगो और सुपर ईगो की सामाजिकरण की धारणा को स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 79 यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जातीय संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है, यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिडनी लो का ये कथन है कि उनका ये मानना है कि हिंदुओं के लिए जातीय संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है, यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है। सिडनी लो। क्वेश्चन नंबर 80 है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। कब? 1952-53 में। क्वेश्चन नंबर 81 शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी भी जो है वो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 82 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1948 में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 वर्णों का निर्माण सात्विक सात्विक राजसिक राजसिक तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया है, यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह गीता में लिखा हुआ है कि वर्णों का जो निर्माण है सात्विक सात्विक राजसिक तामसिक और तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है, यह किस शास्त्र में कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदू धर्मशास्त्र में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय शूद्र होता है, जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है उसके बाद वह द्विज बनता है। क्वेश्चन नंबर 85 भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईसाई मिशनरियों ने जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 86 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सैडलर कमीशन जो है वो 1970 के कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के का दूसरा नाम था। क्या था? सैडलर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 87 हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1962 में जो है वो हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 88 शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोठारी आयोग ने ही सबसे पहले शैक्षिक अवसरों की समानता पर विचार किया था। क्वेश्चन नंबर 89 राधा कृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों, अर्थात ऑनर्स कोर्स और व्यावसायिक कोर्स इन दोनों पर जो है कि राधा कृष्णन आयोग ने जो है कि वो वरीयता दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात मातृभाषा, संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 91 है जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय आयोग द्वारा ही जीवन की कला ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 92 शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है, यह किस आयोग ने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुदलियार कमीशन ने ये बात कही थी कि शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। क्वेश्चन नंबर 93 मुदलियार कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा। जो मुदलियार कमीशन था वो माध्यमिक शिक्षा पर जो है कि रिपोर्ट भेजी थी इसने। क्वेश्चन नंबर 94 भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था।
क्वेश्चन नंबर 96 है, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्गों में। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर पाठ्यक्रम को 5 वर्गों में डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद समिति, जिसका गठन 1948-49 में किया गया था। इसने जो है बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सिफारिश दी थी। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त कर लेने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 तक जो है ये बात कही गई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये बात कही गई थी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 1978 तक जो है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसमें सबसे पहले 10+2+3 शिक्षा संरचना को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50% शिशुओं के शिक्षा का सुझाव दिया था 1966 से 1986 के 20 वर्षों के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 101 है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूर एवं मदान का। ये जो कथन है जाति एक बंद वर्ग है, यह मजूमदार और मदान का यह कथन है कि जो है कि जात एक बंद वर्ग है। तो दोस्तों ये रहे आप आज के आपके यूनिट 2 के पार्ट 1 के 101 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और जो है अपने साथियों तक इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।